हम लोग जिस सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं उस सेल का जो ईएमएफ होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो केवल 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट के आसपास का ही होता है। और 1.5 वोल्ट का जो पुश होता है वो इतना कम होता है कि हम उसको कोई बड़ा यूज उससे नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर बाई चांस हमें हमारी कार का स्टार्टर चलाना है, सेल्फ स्टार्टर, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पावर चाहिए उसको चलाने के लिए। अब बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, लेकिन हम जिस सेल के बारे में स्टडी हमने अभी तक किया हुआ है वो सेल तो केवल 1.5 वोल्ट का है। उसका पुश इतना कम है कि वो कार के स्टार्टर को नहीं चला सकता। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें जो पावर मिले वो पावर बहुत मिले, हम पावर ज़्यादा चाहते हैं। अब पावर के आपने फॉर्मूले पढ़े हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, P = I²R। पावर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है V²/R। तो पावर के ये दोनों फॉर्मूले हैं और इन दोनों फॉर्मूले से आप एक देख रहे हैं कि अगर आप सेल की पावर ज़्यादा चाहते हैं तो उसके लिए आपको करंट भी ज़्यादा होनी चाहिए और वोल्टेज भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसी सेल के बारे में हमें पता नहीं है। हमें तो जिस सेल के बारे में स्टडी किया है, मैंने अभी बताया कि वो सेल का तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस सेल का जो वोल्टेज है वो बहुत कम है, 1.4 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के आसपास का है। और हमें ज़्यादा पावर के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, और ऐसी सेल हमको पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करते हैं कि हम एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में कंबाइंड करते हैं फिर, और सेल को कंबाइंड करके एक उसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, और उस कॉम्बिनेशन से फिर हमको पोटेंशियल भी ज़्यादा मिलता है और उससे करंट भी ज़्यादा मिलती है। और एक चीज़ मैं बताऊं, छोटी छोटी सेल्स को जोड़ करके जो हम इसका कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। तो अगर एक सिंगल सेल है तो वो सेल है, लेकिन अगर बहुत सारी सेलों को कंबाइंड करके हमने एक डिवाइस बनाई है जो हमको ज़्यादा वोल्टेज भी दे रही है, ज़्यादा करंट भी देती है, तो सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोल देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसे हम बैटरी भी कहते हैं, आपको याद रखना है। तो हमारा मेन पर्पस क्या हुआ, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि हमारे पास जिस सेल को हम स्टडी कर रहे हैं उसका वोल्टेज केवल 1.5 वोल्ट के आसपास होता है और 1.5 वोल्ट का पुश बहुत कम होता है। हमारे बहुत सारे काम हैं जो ये वाला सेल नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करते हैं? आंसर है, ऐसी सिचुएशन पे हम ऐसी छोटी छोटी सेल्स को मिलाकर उनका एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, और सेलों के ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। हमारा मेन पर्पस है कि हम उससे ज़्यादा पावर चाहते हैं, और पावर ज़्यादा के लिए हमको करंट भी ज़्यादा चाहिए, हमको वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए। अब जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? तो इससे पहले भी बेटा आप दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आप पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ चुके हैं, आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में आया हुआ है। कॉम्बिनेशन के लिए हम हमेशा 3 मेथड्स यूज करते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं। नंबर 1 इन सीरीज, श्रेणी क्रम में। नंबर 2 इन पैरेलल, समांतर क्रम में हम कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। और एक जो तीसरा होगा वो होगा हम मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे सेल्स की। तो हम जो सेल्स को कंबाइंड करेंगे उनको इन 3 तरह से कंबाइंड करेंगे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में कंबाइंड करेंगे। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम स्टडी करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इन सीरीज।
नंबर 1 इन सीरीज। सीरीज में सेल्स को कैसे जोड़ना है, चलिए उसको देखते हैं। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि सेल्स का कॉम्बिनेशन हम 3 तरह का करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। There are 3 types of combination of cells. ओके अच्छा, अब 3 तरह में सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम सेल को कैसे कंबाइंड करते हैं उसको आप देखें। सेल में आप जानते हैं हर सेल में 2 चीजें कंपलसरी है, एक एनर्जी का सोर्स और एक ऐसी चीज जो कभी भी सेल से आप रिमूव नहीं कर सकते, और वो है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस। तो हमको दोनों बनाने रहेंगे। ये मैंने एनर्जी का सोर्स बना दिया और उसके साथ उसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का रहेगा वो भी मैंने उसके साथ बना दिया। सीरीज में कंबाइन करना है तो इसके बाद एक दूसरी सेल लगा दी, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर एक तीसरी सेल लगा दी हमने, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और इस तरह से हम करते करते चले गए। बहुत सारी सेल्स हमने एक एक करके यहां पर कनेक्ट कर दी। ये लास्ट सेल और ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस। हमने मान लिया कि हमने एक एक करके यहां पर n सेल्स कंबाइंड कर दी हैं, n सेलें हमने कंबाइंड कर दी। हर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस लेट अस एज्यूम कि हमने जितनी भी सेल यूज की हुई हैं वो सब सेम डिजाइन की है। सेम डिजाइन मीन्स व्हाट? सेम डिजाइन मीन्स देयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर इक्वल and their internal resistance are also equal. So let the internal resistance be small r and electromotive force be E for each and every cell. हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और हर सेल का विद्युत वाहक बल E है। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन हमने कर लिया। इस कॉम्बिनेशन में आप एक बात जरूर देख रहे होंगे कि इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, फिर इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, और ऐसा करते करते एन सेल्स हमने कंबाइंड कर दी। और ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज बैटरी। तो ये एक बैटरी बन गई। बैटरी अगर बन गई तो कहां से कहां तक बैटरी है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये है हमारी बैटरी। ये है पूरी हमारी बैटरी, और बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा ये होगा उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये होगा उस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। Suppose this point is A and this point is B. So we have joined, we have combined n cells between points A and B in series. ठीक है। अच्छा, इन सेल्स को जोड़ के जो हमने ये बैटरी तैयार कर ली है, ये हमने एक बैटरी तैयार कर ली। इससे हम कहीं ना कहीं तो करंट लेना चाहते हैं, तो इसके साथ हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। ये हमने एक यहां पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ले लिया और इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में ही हमको करंट भेजनी है। ऐसे इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में ही हम करंट ले जाना चाहते हैं। यही है हमारी कार का सेल्फ स्टार्टर, कार की हेडलाइट, कार का हॉर्न, आपके इन सब के लिए बहुत हाई करंट हमको चाहिए और बैटरी से हम देना चाहते हैं उसको। अच्छा, अब
सबसे पहले सीरीज की क्या स्पेशलिटी होगी इसको नोट करना है। क्या स्पेशलिटी है कि प्रत्येक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मान लिया हमने, ठीक है। और माना n सेलों को जोड़ा गया है। यही कॉम्बिनेशन हम लोग, आप देखते होंगे आपके रेडियो में आप सेल डालते हैं, आप टॉर्च में भी सेल डालते हैं, हम यही कॉम्बिनेशन उसमें करते हैं। अगर आपकी वो सेल में बना के दिखाऊं, मैं एक छोटा सा आइडिया आपको देना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा, आप जो टॉर्च में डालने के लिए सेल लाते हैं वो लगभग इस तरह की सेल बनी होती है। इसमें ये उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो बैक साइड पे सरफेस होती है नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो सीरीज में जब हम कंबाइंड करते हैं तो इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से, फिर इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से, फिर इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में हम जहां भी मुझे करंट भेजनी होती है वो रेसिस्टेंस यहां पर लगा देते हैं। तो ये है वो सेल। और आपको अब इससे आइडिया मिल रहा होगा कि जब आप टॉर्च में डालते हैं तो पहले एक सेल ऐसे डालना, फिर दूसरा सेल आप डाल देते हैं। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये जो इसकी टिप है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो आप याद करें सेल कैसे डालते हैं। पहले एक सेल डाल दी आपने, फिर उसके बाद अगली सेल ऐसे डाल दी। तो इस सेल का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस सेल का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आप ऐसे सेल को ऐसे डाल देते हैं, यानी कि इसका जो नेगेटिव होता है वो इसके पॉजिटिव से ऐसे कनेक्ट हो जाता है। फिर अगली सेल आप डालते हैं तो उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप वहां पर कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करते हैं। वैसा ही कॉम्बिनेशन हमने यहां पर किया। अब हमें इसमें कुछ चीजों के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि A और B के बीच में जो ये टोटल n सेल्स कनेक्ट की गई हैं, इस पूरे सर्किट का टोटल EMF कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा पूरी बैटरी का। आपने EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सब अच्छे से स्टडी किए हुए हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां से मैं एक चार्ज अगर भेजूंगा और वो चार्ज ऐसा चलते हुए आते जाएगा, चलते चलते, और फिर A से बाहर निकलेगा। A के बाद तो फिर इसको कोई सेल मिलेगी नहीं, फिर जब तक ये B पर नहीं पहुंच जाता, B से जब फिर इंटर करेगा तो फिर से इसको सेल ही मिलती रहेगी और A से बाहर निकल जाएगा। हर सेल का EMF E है। अगर किसी सेल का EMF E है, इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा सा सोचिए और देखिए कि क्या उसका मीनिंग होता है। जैसे ही कोई एक कूलॉम का चार्ज या एक चार्ज सेल से पास होता है, अगर उस सेल का EMF E है तो जैसे ही चार्ज सेल से पास होगा वो सेल उस चार्ज को कितनी एनर्जी दे देगा, E एनर्जी दे देगा 1 कूलॉम के चार्ज को। जब आपको EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाए गए थे तो वहां पर ये बात बताई गई थी, इसको आपको अच्छे से बताया गया था सब कुछ, कि 1 कूलॉम का चार्ज है और अगर सेल का EMF E है तो जब चार्ज उसमें से पास होगा तो वो सेल उस चार्ज को अपनी E के बराबर एनर्जी दे देगा। अब ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे कि जब यहां से 1 कूलॉम के चार्ज को हम ऐसा एंटर करवाएंगे, 1 कूलॉम का चार्ज एंटर किया, पहली सेल से गुजरा, इस सेल ने कितनी एनर्जी दे दी उसको, E एनर्जी दे दी। अगले सेल से गुजरेगा, ये कितनी दे देगा, E एनर्जी। फिर और आएगा, इससे भी पास होगा, E एनर्जी, और आएगा, इससे भी पास होगा, E एनर्जी। तो यहां से जो चार्ज 1 कूलॉम का एंटर किया होगा वो A तक आते आते
कितनी सेल्स ने उसको एनर्जी दी होगी? आंसर है जितनी सेल यहां जुड़ी होंगी। तो कितनी सेल कंबाइंड है? n सेल्स कंबाइंड है, तो सभी n सेल ने एनर्जी दी होगी। एक सेल कितनी एनर्जी देती है? E के बराबर एनर्जी देती है, और उस चार्ज को तो n सेल ने एनर्जी दी है, तो उस चार्ज को कितनी एनर्जी टोटल मिली? फिर से एक सेल कितनी एनर्जी देता है? E। यहां से यहां तक n सेल है, टोटल कितनी एनर्जी मिल गई होगी चार्ज को? तो टोटल एनर्जी मिल गई होगी उसको n इंटू ई के बराबर एनर्जी मिल गई होगी। बात समझ आ रही है आपको? पहले ने E दी, दूसरे ने E दी, तो E, 2E, 3E, 4E, लेकिन हमने तो बीच में n सेल्स लगा रखे हैं, तो टोटल NE एनर्जी उसके पास आ जाएगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या सब सेल्स को एनर्जी देना पड़ेगा? हां, सभी सेल्स को एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि B से A तक चार्ज के पास जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये एक सीरीज पाथ है। सीरीज पाथ में आपने पढ़ा हुआ है कि जब चार्ज B से A तक जाता है, देन इट हैज टू पास थ्रू ईच एंड एवरी सेल। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जैसे जैसे वो सेल में जाता जाएगा, उसको हर सेल E के बराबर एनर्जी देता जाएगा। तो B से जो चार्ज एंटर करेगा, वो A से जब निकलेगा तो वो कितनी एनर्जी लेके निकलेगा? आंसर है वो n इंटू ई एनर्जी लेकर के निकलेगा। और जितनी टोटल एनर्जी लेके निकलेगा, वही हमारे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ होगा, कुल विद्युत वाहक बल होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा हमारे सर्किट का? टोटल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल, या मैं इसको कुल विद्युत वाहक बल यहां पर होगा N इंटू ई के बराबर। ठीक है, कि बैटरी से जब 1 कूलम का चार्ज निकलेगा तो उसके पास N इंटू ई एनर्जी होगी, और फिर से वो यहां पर आएगा, यहां पर अपनी एनर्जी खर्च करेगा, खर्च करने के बाद फिर इंटर कर जाएगा, फिर वो एनर्जी लेता चला जाएगा, लेता चला जाएगा, यहां से निकलेगा एनी एनर्जी लेके निकलेगा, फिर वो यहां पर आएगा, अपनी एनर्जी एनी एनर्जी वेस्ट करेगा, और फिर यहां पर चला जाएगा। तो पूरा एक चक्कर में कितनी एनर्जी उसको खर्च करने के लिए मिलती है? पूरे एक साइकिल में उसको खर्च करने के लिए कितनी एनर्जी वो खर्च करने के लिए उसको बैटरी देती है? आंसर है एनी एनर्जी उसको देती है। और पूरे एक चक्कर में उसको खर्च करने के लिए जो भी एनर्जी मिलती है, वही तो ईएमएफ होता है। तो वही मैंने दिया, कुल विद्युत वाहक बल N इंटू ई। अब हम बात ये करते हैं कि सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा। कुल प्रतिरोध, आप चाहें तो पहले आंतरिक प्रतिरोध निकाल लें, परिपथ नहीं, आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का ही केवल लिख देते हैं हम लोग, और ज्यादा अच्छा रहेगा। बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध। आप थोड़ा ध्यान से देखें, इस बैटरी में टोटल n सेलें लगी हैं, सीरीज में लगी हुई हैं। सबके ये प्रतिरोध कितने हैं? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो सारे प्रतिरोध भी कौन से क्रम में लगे हैं? श्रेणी में। अब समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं और n लगे हैं, तो कुल कितना प्रतिरोध हो गया? समान प्रतिरोध है, संख्या में n है, और सबका प्रतिरोध r है। श्रेणी में तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, और इस तरह से करते करते ये कितना हो जाएगा? n इंटू आर। रेसिस्टर्स का जब सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया गया है, उस समय भी ये चीज आपको बताई गई थी कि अगर n समान प्रतिरोध R वाले प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है N इंटू आर। तो ये तो बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब हम परिपथ का कुल प्रतिरोध पता लगाना चाहते हैं कि कितना होगा।
परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ के कुल प्रतिरोध के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखें कि जो चार्ज यहां से एंटर करता है और ए से निकलता है उसको आंतरिक प्रतिरोध टोटल कितना मिला, N इंटू आर। अब वो चार्ज जब ऐसे आएगा और यहां से जाएगा तो उसको इस प्रतिरोध से भी तो पास होना पड़ेगा, ये भी तो उसको मिल जाएगा, फिर एंटर कर जाएगा, तो उसको कुल कितना प्रतिरोध मिला। आंसर है पूरी बैटरी का जो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस है वो तो मिला ही मिला उसको, साथ में ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर भी मिला। तो परिपथ का कुल कितना प्रतिरोध रहा जो चार्ज के रास्ते पर आएगा। आंसर है एन आर, तो उसको मिला ही, साथ में ये बाह्य प्रतिरोध जो कैपिटल आर है ये भी उसको मिला, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हुआ एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं देयरफॉर संयोग में कुल धारा कितनी बहेगी, जो कॉम्बिनेशन हमने किया इसकी वजह से सर्किट में कितनी करंट आएगी ये अब हम पता लगा लेते हैं। देयरफॉर करंट ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन, इस सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। करंट ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए हमने आई के साथ एस लगा लिया है। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपने सबने पढ़ा है, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। ऐसे अब करंट ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हमने निकाला है एन इंटू ई, तो टोटल ईएमएफ एन इंटू ई अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस है एन आर प्लस कैपिटल आर, एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सो दिस इज द टोटल करंट इन दिस सर्किट ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जहां n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स जो कि हमने यहां कंबाइंड की है, E इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच एंड एवरी सेल, स्मॉल r इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी सेल एंड कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस which we have connected with this battery. ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलने वाली टोटल करंट का फॉर्मूला मिल गया। अब यहां पर मैं एक चीज और देखना चाहता हूं कि अगर मैंने इतनी सेलें कंबाइंड ना की होती, केवल एक सेल लगाई होती तो वो इसमें कितनी करंट भेजती, तो करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, सिंगल सेल की वजह से कितनी करंट फ्लो होती। अगर इतनी सारी सेल ना लगी होती, केवल एक सेल होती तो कितनी करंट फ्लो होती, ये तो बड़ा सिंपल है। तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता केवल E, केवल एक सेल होती तो एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता और उसी के साथ ही एक्सटर्नल लगा होता, तो उस समय फॉर्मूला आता स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अगर केवल एक सेल हमने कंबाइंड की होती, मैं एक छोटा सा फिगर यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इंटरनल, ये उस एक सेल का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये उसका ईएमएफ। तो अगर सेल एक सिंगल सेल होती तो बहने वाली टोटल करंट कितनी होती, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखना चाहते हैं, हमने टोटल ईएमएफ भी निकाल लिया, रेसिस्टेंस भी निकाल लिया, हमने करंट भी कॉम्बिनेशन में निकाल ली। अब हम जानना ये चाहते हैं
कि जब हमने कॉम्बिनेशन किया, हमने फाइंड तो तीनों चीजें कर ली, रेसिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, ईएमएफ भी फाइंड कर लिया, करंट भी फाइंड कर ली। अब हम पता ये लगाना चाहते हैं कि क्या इन तीनों चीजों में कौन सी राशि बढ़ी और कौन सी नहीं बढ़ी, हम ये देखना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ईएमएफ की अगर बात करूंगा, ईएमएफ का क्या हुआ, एक सेल के रिस्पेक्ट में बताना है आपको। एक सेल को देखते हुए बताइए कि बैटरी का ईएमएफ बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाया। तो देखिए यहां पर कुल कितना विद्युत वाहक बल है, N इंटू ई। एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना था, E, और टोटल कितना, N इंटू ई। इंक्रीज हुआ कि नहीं इंक्रीज हुआ, आंसर इंक्रीज हुआ। कैसे कि अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता और आपने 4 सेल लगा ली हैं श्रेणी क्रम में, एक सेल का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और ऐसी आपने 4 सेल्स लगाई है, तो टोटल ईएमएफ कितना मिल जाएगा आपको, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 या 6 वोल्ट। तो एक सेल का ईएमएफ कितना था, 1.5 वोल्ट, कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना, 6 वोल्ट। इट मींस कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कॉम्बिनेशन का है वो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या नो चेंज, आंसर है इंक्रीज हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्रीज होता है, याद रखिएगा ये चीज। सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या जो भी है, क्या हुआ है देखिए। एक सेल का कितना था, स्मॉल आर, तो अगर एक सेल लगी होती तो टोटल रेसिस्टेंस होता स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या केवल सेल का ही, बैटरी का ही देख लीजिए। बैटरी अगर एक सेल से बनी होती तो इसका रेसिस्टेंस होता स्मॉल आर, लेकिन क्योंकि n सेल से बनी है तो उसका रेसिस्टेंस आया था n इंटू स्मॉल आर। तो ये क्या हो गया था, रेसिस्टेंस बढ़ा था, घट गया था कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो इसको भी देखते हुए हम बोल सकते हैं कि बैटरी का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो भी इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, अब करंट की बात करिए। करंट के लिए बेटा हम 2 केस यहां पर यूज कर सकते हैं। हम जहां भी सेल्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, मींस जहां कहीं भी हम बैटरी यूज करते हैं, वहां हमारे पास 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, 2 केस हो सकते हैं। कैसे 2 केसेस हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा। हमारे पास 2 केस ऐसे हो सकते हैं बेटा कि हम जो बैटरी बनाएंगे उस बैटरी से फिर हम कहीं करंट भेजेंगे। तो केस ऐसे 2 हो जाएंगे कि या तो वो इंस्ट्रूमेंट, वो एप्लियंस जो हमारा होगा वो करंट ज्यादा लेता होगा और या तो वो करंट कम लेता होगा। दोनों बातें हो सकती है ना, कि हमने एक बैटरी बनाई और बैटरी बना के हमने अपने उस एप्लियंस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो 2 काम कर सकता है, या तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करने वाला एप्लियंस होगा या तो वो कम करंट लेने वाला एप्लियंस होगा। अब अगर वो ज्यादा करंट लेने वाला एप्लियंस है, जैसे कि आपकी कार का स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर, हेडलाइट, बड़ी बड़ी लाइट उससे जलाते हैं हम लोग, हॉर्न उसका, तो ये सारे जो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हैं ये बैटरी से एकदम से बड़ी हाई करंट लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जहां बैटरी हम बनाते हैं लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है या जो एप्लियंस हम लगाते हैं वो कम करंट लेता है, जैसे टॉर्च का बल्ब। आप टॉर्च में 3 सेल ऐसा डालते हैं, 2 सेल ऐसे डालते हैं और डालने के बाद आप उससे एक छोटा सा बल्ब जलाते हैं, तो उस बल्ब को बैटरी से बहुत थोड़ी सी करंट की आवश्यकता है। अब आप खुद समझ सकते हैं, कार में आपने सेल का कॉम्बिनेशन किया तो वहां पर आपने क्या चलाया, उससे वहां पर आपने उसका सेल्फ स्टार्टर चलाया, वहां पर आपने उसकी हेडलाइट्स जलाई, बड़ी बड़ी हेडलाइट्स आपने जलाई, आपने उससे उसका हॉर्न बजाया, और ये सब कैसे एप्लियंस हैं, ये हाई करंट ड्रॉ करने वाले, ये सब बहुत उच्च धारा लेते हैं।
और एक दूसरी जगह भी सेल का कॉम्बिनेशन आपने किया, कहां पर? अपने रेडियो में। आपने सेल का कॉम्बिनेशन किया कहां पर? आंसर है अपने टॉर्च में। इन सब जगहों पर जो उस करंट को यूज करने वाला है वो कौन? तो टॉर्च में करंट को यूज करने वाला है बल्ब, और बल्ब बहुत थोड़ी करंट लेता है, उतनी करंट इसको नहीं चाहिए। तो आपने क्या देखा कि सेल के कॉम्बिनेशन में एक तरफ हम जब सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारे जो एप्लियंस होते हैं वो बहुत हाई करंट लेने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हम सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं, यहां पर जो एप्लियंसेस लगे होते हैं, जो उपकरण लगे होते हैं, बहुत कम करंट लेने वाले होते हैं। इस आधार पर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि करंट कब कम होगी कब ज्यादा, ये देखने के लिए। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जो एप्लायंस ज्यादा करंट लेते हैं, जो उपकरण ज्यादा करंट लेते हैं, उनका जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है, और जो उपकरण कम करंट लेते हैं उनका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। थोड़ा आप ध्यान से देखें, आई का एक फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब आप खुद देखिए, जो उपकरण जितनी ज्यादा करंट लेंगे उनका रेसिस्टेंस कैसा होगा? उतना ही कम होगा, और जो उपकरण कम करंट लेंगे, करंट कम लेंगे, उनका रेसिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा। तो ये एक दो बातें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। मैं फिर से एक लाइन में क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि जो उपकरण ज्यादा करंट लेंगे उनका रेसिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा करंट लेंगे तो रेसिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा। ऐसे कौन से उपकरण हैं? अभी मैंने बताया, आपकी कार का सेल्फ स्टार्टर, हेडलाइट्स, हॉर्न, ये सब क्या करते हैं? ज्यादा करंट लेते हैं, इसलिए इन सब का रेसिस्टेंस कैसा होगा? बहुत कम होगा। दूसरी तरफ टॉर्च का बल्ब कम करंट लेता है, कम करंट लेता है, इसलिए उसका रेसिस्टेंस कैसा होता है? बहुत ज्यादा। तो टॉर्च के बल्ब का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कार के सेल्फ स्टार्टर का, हेडलाइट्स का, हॉर्न का, इन सब का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। और अब आपको समझ में भी आ गया ऐसा क्यों होता है। अच्छा, इस आधार पर हम दो तरह से करंट को पता लगाएंगे कि कब करंट कम होगी और कब करंट ज्यादा होगी। अब उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये लेते हैं कि यदि कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, मींस जो हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, यानी कि हम जिस भी उपकरण को इस बैटरी की करंट से चलाना चाहते हैं उसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, और उसके कंपैरिजन में सेल का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब बताइए, अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन आपको बताया, और अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कहां पर होगा। ये कंडीशन टॉर्च के बल्ब में फॉलो करेगी, या ये कंडीशन आपकी कार के सेल्फ स्टार्टर, हेडलाइट्स और उसके हॉर्न में फॉलो करेगी? कहां पर फॉलो करेगी? ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैसा है? बहुत कम। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसका कम होगा वो करंट कैसे लेगा? बहुत ज्यादा। और करंट ज्यादा कौन लेता है? टॉर्च का बल्ब या कार का सेल्फ स्टार्टर? आंसर है कार का सेल्फ स्टार्टर। तो इस समय हम किसकी बात कर रहे हैं? रेसिस्टेंस बहुत कम है, करंट ये ज्यादा ले रहा होगा, तो पक्का ये ऐसे ही कुछ उपकरण होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कार स्टार्टर, हेडलाइट्स, हॉर्न, इनकी हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा करंट चाहिए इनको अपने सेल्फ ऑपरेशन के लिए। करंट ज्यादा चाहिए, इसलिए इनका रेसिस्टेंस कैसा होगा? बहुत कम होगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस कॉम्बिनेशन से अगर ये रेसिस्टेंस बहुत कम है और सेल का रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो कॉम्बिनेशन के थ्रू कितनी करंट आएगी? देन करंट ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन
आई एस इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखिए, आर बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि लगभग अब हम इसको शून्य मान सकते हैं। अगर हमने इसको 0 मान लिया तो यहां पर इसकी वैल्यू लिखिए, आई एस निकालना चाहते हैं ना आप, तो इस कैपिटल आर को 0 लिख दीजिए, तो एन ई अपॉन एन आर मिलेगा, एन ई अपॉन एन आर, आई एस इज इक्वल टू ई अपॉन आर, एन से एन कैंसिल हो गया ना। अच्छा, इस सिचुएशन पे करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल भी आप निकाल लीजिए, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, आई इज इक्वल टू, सिंगल सेल के लिए करंट का ये फॉर्मूला है, क्योंकि यही सिचुएशन, तो कैपिटल आर कैसा है, बहुत छोटा, लगभग 0 के बराबर स्मॉल आर की तुलना में। अगर ये लगभग 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब आप देखें कि जब आप सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं और उसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत लो है, ऐसी सिचुएशन पे कॉम्बिनेशन से आपको कितनी करंट मिलेगी, कॉम्बिनेशन से हमको करंट मिलेगी E अपॉन आर, और ये तो सिंगल सेल से मिलने वाली करंट के बराबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सेल्स को हमने सीरीज में कंबाइंड किया हुआ है और हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत लो है, तो हमको कॉम्बिनेशन से जो करंट मिलेगी बस उतनी ही मिलेगी जितनी कि एक सेल से मिलती है। इसका मतलब हमने कॉम्बिनेशन भी कर डाला और करंट भी नहीं बढ़ी, तो करंट में नो चेंज। कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत कम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बहुत कम होने पर सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का करना इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार है। आप सिंगल सेल से भी उतनी करंट ले सकते हैं जितनी कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगी। केस 2, if external resistance is much larger than internal resistance, अब अगर हमने ये मान लिया कि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है, ऐसा कब होगा, तो बाह्य प्रतिरोध अगर ज्यादा है इसका मतलब वो करंट कैसे लेगा, कम, और करंट कम कौन लेगा, टॉर्च का बल्ब। इसका मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो मैं टॉर्च के बल्ब की बात कर रहा हूं। बल्ब ऑफ टॉर्च, क्योंकि वो बहुत कम करंट लेगा, और जब करंट कम लेगा इसका मतलब है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन पे सीरीज कॉम्बिनेशन से कितनी करंट आपको मिलेगी, करंट ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन, आई एस इज इक्वल टू, इस बार स्मॉल आर बहुत छोटा है तो इसको हम 0 मानकर छोड़ देंगे। आप देखें सीरीज कॉम्बिनेशन से करंट का ये फॉर्मूला है, इसको 0 अगर कर दोगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर। ये कॉम्बिनेशन से करंट मिलेगी। इस सिचुएशन पे सिंगल करंट होगी तो सिंगल सेल होगी तो कितनी करंट देगी, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, आई इज इक्वल टू, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल आई इज इक्वल टू, स्मॉल आर बहुत छोटा है इसको हम 0 मान लेंगे तो E अपॉन आर बचेगा।
E अपॉन आर। अब इस परिस्थिति में आप देखें कि जो करंट मिली उससे आपको बेनिफिट हुआ, कॉम्बिनेशन करने का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। आप देखें कि जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि टॉर्च का बल्ब, तो उस सिचुएशन पे सिंगल सेल से करंट कितनी मिलती, ई अपॉन कैपिटल आर। कॉम्बिनेशन से कितनी करंट मिल रही है, ई अपॉन आर का एन टाइम्स करंट मिल रही है, एन गुनी करंट मिल रही है। यानी कि जितनी सेलें यहां जोड़ देंगे, अगर आपने 10 सेलें जोड़ी हैं तो एक सेल से जितनी करंट मिलती होगी उसकी 10 गुनी ज्यादा करंट कॉम्बिनेशन से अब मिलेगी। अगर आपने 20 जोड़ेंगे तो एक सेल से जितनी करंट मिलेगी उसकी 20 गुनी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि इसमें हमको बेनिफिट है फिर तो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा, आप याद रखें। फिर से दोनों केसेस में किस केस में करंट आपको ज्यादा मिलेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप याद रखें कि जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन से करंट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने से करंट इंक्रीज नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां पर करंट का क्या हुआ, यहां पर करंट इंक्रीज हो गई है इस तरह से। तो जब सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी होंगी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है, अर्थात कार के सेल्फ स्टार्टर, हेडलाइट्स और हॉर्न, अगर ये आपको चलाने हैं तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन करना फायदेमंद होगा या नहीं होगा। आप देखें, अगर आपको कार का सेल्फ स्टार्टर चलाना है, हेडलाइट्स जलानी है, हॉर्न चलाना है, तो कॉम्बिनेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन उस वक्त आपको उतनी ही करंट देगा जितनी एक सेल देती है। तो कंबाइन करने का क्या फायदा, 150 सेल लाके आप जोड़ें या जितने भी सेल आप लाके जोड़ें, 12 सेल आपने लाके जोड़ी, लेकिन करंट तो आपको उतनी मिल रही जितनी एक सेल से मिलती है, तो कोई फायदा नहीं हुआ फिर तो आपको। लेकिन अगर आपको आपकी टॉर्च का बल्ब चलाना है, उसको जलाना है, तो उसमें करंट इंक्रीज हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन पे सीरीज कॉम्बिनेशन ही बेनिफिशियल होगा, आपको फायदेमंद होगा। तो ध्यान रखें, अगर बड़ी मशीनें, हैवी मशीनें आपको चलानी है जो अचानक से बहुत ज्यादा करंट की डिमांड करती हैं, जिनको अचानक से बहुत ज्यादा करंट की नीड होती है, ऐसी मशीनों के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो करंट को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। ईएमएफ तो इंक्रीज कर देगा, उसका पुश तो ज्यादा होगा, लेकिन करंट उसमें बहुत कम जाएगी, तो हमारा काम नहीं बनेगा। अब एक चीज मैं छोटी सी आपको बताना चाहता हूं, विद्युत वाहक बल का ज्यादा होना और करंट का कम या ज्यादा होने से क्या उसका मतलब है। जैसे मैं बताऊं कि आपके पास एक ट्रक है, ठीक है, आपके पास एक ट्रक है और उस ट्रक को आप धक्का देना चाहते हैं, आप उसको चलाना चाहते हैं। आपके पास दो तरह के लोग हैं, एक तो हैं बिल्कुल यंग लोग, बिल्कुल 25 से 30 साल तक के व्यक्ति हैं बिल्कुल आपके पास, और दूसरे तरह के लोग हैं आपके पास 5-5 साल के बच्चे हैं सब। फर्क क्या है कि जो 5-5 साल के बच्चे हैं वो 100 हैं, लेकिन जो 25 से 30 साल तक के युवा व्यक्ति हैं वो आपके पास केवल 2 हैं बस। अब दोनों में क्या हो सकता है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप 25 से 30 साल तक के युवा व्यक्तियों को लगाते हैं तो उनका धक्का तो ज्यादा होगा, उनका पुश तो ज्यादा है, लेकिन उनकी संख्या ही कम है, उनका नंबर ही कम है, तो वो ट्रक को धक्का नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और अगर हम बच्चों से धक्का दिलवाते हैं तो क्या होगा, उनकी संख्या तो ज्यादा है लेकिन उनका पुश इतना बड़ा नहीं है, तो वो भी धक्का नहीं दे पाएंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, ये वो एग्जाम्पल है जिसमें हम जब हैवी मशीन चलाना चाहते हैं तो हमारे पास पुश तो बहुत ज्यादा है,
धक्का देने वाले जो लोग हैं वो तो 25 से 30 साल की उम्र वाले लोग हैं, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास ताकत ज्यादा है, लेकिन उनका नंबर बहुत कम है, नंबर बहुत कम है, उनसे बनने वाली करंट बहुत कम है, तो हमारी हैवी मशीन नहीं चल पाती है फिर तो। ठीक है, अब अगर हमारी हैवी मशीन्स नहीं चल पाती लेकिन हमारा मकसद है कि हम इन मशीन्स को चलाएं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं फिर से लास्ट में एक बार बता दूं कि अगर आपको हैवी मशीन्स चलानी है जिनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है, तो सीरीज में कंबाइन करने से कोई बेनिफिट आपको नहीं हो रहा है, करंट नहीं बढ़ रही है। फिर क्या करें? तो हमने सोचा कि अगर नहीं हो रहा है तो चलिए इसको पैरेलल में कंबाइन करके देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं फिर हम उसका, और देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा ये काम करवा पाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कम करंट ड्रॉ करने वाले इंस्ट्रूमेंट हों तो उनसे ज्यादा करंट फाइंड करने के लिए आप सीरीज में ही कनेक्ट करें। दिस इज द रीजन कि हम टॉर्च में सीरीज में ही सेल्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।